तालियों से सम्मानित करें। उन्होंने अद्भुत काम किया है। टीम Pipistrello.com स्टेट कॉलेज पेंसिल्वेनिया ने सांता रोजा कैलिफोर्निया में नासा के ग्रीन फ्लाइट चैलेंज में विमानन इतिहास के सबसे बड़े पुरस्कार $1.5 मिलियन को जीता। दोनों पिपिस्ट्रेल और दूसरे स्थान के विजेता ई-जीनियस ने अपने पूरी तरह इलेक्ट्रिक विमान को 200 मील से कम 2 घंटे में उड़ाया, जिसमें प्रति यात्री आधे गैलन ईंधन के बराबर से थोड़ा अधिक उपयोग किया गया। यह प्रतियोगिता की ईंधन दक्षता आवश्यकता का 2 गुना था, जिसे तुलनात्मक विमान ईंधन दक्षता फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया और गूगल द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह कुशल उड़ान के एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और यह पहली बार है जब पूर्ण पैमाने पर इलेक्ट्रिक विमान ने प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है। बिजली न केवल एक व्यवहार्य बल्कि वास्तव में इन विमानों को शक्ति देने का एक सुंदर तरीका है। जब हमारे विमान 2000 फीट ऊपर उड़ते हैं तो हम उन्हें सुन नहीं सकते थे। जब वे उड़ते हैं तो कोई उत्सर्जन नहीं होता है। हमारी बैटरियों को रिचार्ज करने की शक्ति सांता रोजा के पास गीजरों द्वारा संचालित एक भूतापीय संयंत्र से आई। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। प्रदर्शित प्रौद्योगिकियां सामान्य विमानन विमानों में समाप्त हो सकती हैं। 21वीं सदी के लिए नई नौकरियों और नई उद्योगों को जन्म दे सकती हैं। यह पुरस्कार प्रतियोगिता नासा सेंचेनियल चैलेंज प्रोग्राम का हिस्सा है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे नासा ऑफिस ऑफ द चीफ टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कमांडर माइक फॉसम और फ्लाइट इंजीनियर्स सतोशी फुरुकावा और सर्गेई वोल्कोव की 3 सदस्यीय अभियान 29 टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रोग्रेस 42 पुनः पूर्ति यान के 29 अक्टूबर को अनडॉकिंग की तैयारी जारी रखती है। इसका प्रतिस्थापन कार्गो वाहन प्रोग्रेस 45 2 नवंबर को ISS पर पहुंचने के लिए निर्धारित है, जिसमें 2.5 टन भोजन, ईंधन और आपूर्ति होगी। अभियान 29 को 2 सप्ताह बाद 6 क्रूज सदस्यों तक विस्तारित करने के लिए निर्धारित किया गया है, जब फ्लाइट इंजीनियर्स डैन बर्बैंक, एंटोन शाप्लेरो और अनातोली इवानिशिन 16 नवंबर को पहुंचेंगे थे। फॉसम, फुरुकावा और वोल्कोव 22 नवंबर को घर लौटने के लिए निर्धारित है। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी से नए माप दिखाते हैं कि धूमकेतु हार्टले 2, जो दूरस्थ काइपर बेल्ट से आता है, में पृथ्वी के महासागरों के समान प्रकार का पानी है। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी गर्म और शुष्क शुरू हुई थी, इसलिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण पानी को लाखों साल बाद क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के प्रभावों द्वारा वितरित किया गया होगा। अब तक पहले अध्ययन किए गए किसी भी धूमकेतु में पृथ्वी के समान रासायनिक हस्ताक्षर वाला पानी नहीं था। हालांकि हर्शल के हार्टले 2 के अवलोकन काइपर बेल्ट से एक धूमकेतु में पानी की पहली गहन जांच यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पानी से कैसे ढकी हुई है। नासा द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम दिखाते हैं कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन सुरक्षा की अभूतपूर्व कमी हुई है। पिछले सर्दियों में समताप मंडल में लंबे समय तक असामान्य रूप से कम तापमान इसके लिए जिम्मेदार है। अध्ययन यह भी दिखाता है कि इस वर्ष आर्कटिक में ओजोन विनाश अंटार्कटिक में देखे गए विनाश के बराबर है, जहां 1980 के दशक के मध्य से प्रत्येक वसंत में एक ओजोन छिद्र बनता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुपालन ने ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की वृद्धि को सीमित और वास्तव में रोक दिया है। वे पदार्थ जो ओजोन को नष्ट करते हैं उनके बहुत लंबे जीवन काल होते हैं। कई वर्षों के भविष्य में कई साल लगेंगे इससे पहले कि वे इस स्तर तक नीचे आएं जहां हमारे पास बहुत अधिक ओजोन विनाश न हो। ओजोन परत हमारे ग्रह को घेरती है, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 मील ऊपर तक फैली हुई है और हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग से बचाती है। और अब सेंटरपीसेस, यह शायद उन सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक जो एक वैज्ञानिक को दिया जा सकता है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। लोगों ने कहा है कि यह वह प्रकार की चीज है जो नोबेल पुरस्कार जीत सकती है, लेकिन किसी तरह मैं वास्तव में ऐसा होते हुए देख सकता था। डॉ एडम रीस, बाल्टीमोर, मैरीलैंड के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट से अब इस उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं की लंबी सूची में नवीनतम है। उनका काम 2 अन्य लोगों के साथ हमारे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण को बदल दिया। यह कैसे न केवल बड़ा हो रहा है बल्कि यह तेजी से हो रहा है। हम सीखते हैं कि हम वास्तव में गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझते। वह मूलभूत घटना कि आप एक गेंद लेते हैं, आप उसे हवा में फेंकते हैं, यह वापस नीचे गिरना चाहिए। इस मामले में यह वापस ऊपर चला गया। रीस के शोध ने नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य वेधशालाओं का उपयोग करके इस ब्रह्मांड खोज की कि एक अलग बल काम कर रहा है, एक रहस्य जो अभी भी सुलझाया जा रहा है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है।
तथ्य यह है कि उन्होंने इस दूरबीन को 20 वर्षों तक चलाया। इसका मतलब है कि एडम ब्रह्मांड के इतिहास को एक सेवा मिशन से अगले तक के क्रमिक उन्नयन का उपयोग करके ट्रैक करने में सक्षम थे। यही कारण है कि हमारे पास नोबेल पुरस्कार है। एडम रीस और उनकी टीम का नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं। मेरे भावनाओं को मान्यता दी आप जानते हैं कि हमारे जीवन को जोखिम में डालकर हबल पर इन महान वैज्ञानिक उपकरणों को स्थापित करना सार्थक है। लेकिन नोबेल पुरस्कार के बावजूद रीस कहते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उम्मीद है नए अंतरिक्ष दूरबीनों का उपयोग करें, शायद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दशक सर्वेक्षण से नया सर्वेक्षण दूरबीन, और इनका उपयोग करके हम डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करते हैं। और यह वही प्रकृति है जो रीस जैसे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के किनारे की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। एक नया स्पेस एक्ट एग्रीमेंट नासा के वर्तमान और भविष्य के मिशन समर्थन करने के लिए आर्थिक विकास के प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करता है। केनेडी स्पेस सेंटर के निदेशक रॉबर्ट कबाना और फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट के आर्थिक विकास आयोग की अध्यक्ष और सीईओ लिंडा वेदरमैन ने 3 अक्टूबर को केनेडी में नए 5 वर्षीय स्पेस एक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। नया समझौता केएससी के आसपास के समुदायों को भी लाभ पहुंचाने वाली निरंतर साझेदारी को उजागर करता है। वो हमारे पास वर्षों से एक शानदार साझेदारी रही है और मुझे लगता है कि साथ मिलकर यहाँ स्पेस कोस्ट में नौकरियाँ और सही तरह काम लाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। दोनों एजेंसियां भविष्य में नए अवसरों और अंतरिक्ष संबंधित आर्थिक विकास का अन्वेषण करेंगी। हाल ही में शुक्रवार की रात को हैम्पटन में वर्जीनिया एयर एंड स्पेस सेंटर के आगंतुकों का स्वागत एक बर्फ की मूर्ति द्वारा किया गया, जो एक अंतरिक्ष शटल की शानदार क्रिस्टलीय समानता थी। अवसर स्पेस शटल प्रोग्राम में नासा लैंगली रिसर्च सेंटर की भूमिका का सम्मान करने के लिए एक विशेष समारोह। ओहो, मेरी नजर जहाँ तक जाती है वहाँ लोग ही लोग हैं। यह अद्भुत है। 600 से अधिक की भीड़ में कई लोगों ने शटल की सफलता में योगदान दिया था। उन योगदानों की शुरुआत पहले हुई 1981 में पहले ऑर्बिटर के उड़ान भरने से 10 साल पहले अमेरिका का पहला अंतरिक्ष शटल। वास्तव में लैंगली रिसर्च ने यह निर्धारित करने में मदद की कि शटल वास्तव में कैसा दिखेगा। लैंगली स्टाफ ने जल्दी से निर्धारित किया कि सीधी विंग ऑर्बिटर मम उड़ान नहीं भरेगा। इसलिए लैंगली में 1 दर्जन से अधिक वर्षों के परीक्षण शुरू हुए। आपके विंड टनल्स में 60,000 घंटे से परीक्षण सटीक रूप से। नासा प्रशासक और 4 के शटल अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स बोल्डन समारोह में सम्मानित अतिथि और वक्ता थे। उन्होंने 2 मिशनों की कमान संभाली। अन्य वक्ताओं में से एक क्रिस फर्ग्यूसन ने भी ऐसा ही किया। फर्ग्यूसन एटलांटिस के कमांडर थे। STS 135 के लिए शटल की अंतिम उड़ान था। और इसके लिए मैं हमेशा के लिए गर्वित रहूंगा कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं और पिछले 30 वर्षों में आपने जो किया उसमें आपकी भूमिका के लिए था। वर्षों तक स्पेस शटल कार्यक्रम को एक साथ लाने, चलाते रहने और उसका समर्थन बनाए रखने के लिए था। आपको अत्यधिक गर्व होना चाहिए थी। रॉबी कर्न्स लैंगली के स्पेस शटल ऑपरेशंस लाइजन भी गर्वित और आश्चर्यचकित थे। उन्हें एक विशेष फ्लाइट अवेयरनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाय, मेरा नाम एरिक एगुलर है और मैं सिस्टम इंटीग्रेशन और टेस्ट लीड हूँ मार्स साइंस लेबोरेटरी प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, वो JPL में मैंने 3 अलग अलग उड़ान मिशनों पर काम किया है। MER, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, डॉन और अब MSL के साथ क्यूरियोसिटी। इसलिए हम जो एक काम कर सकते हैं वह यह है कि हम वास्तव में एक लॉन्च परिदृश्य का अनुकरण कर सकते हैं। क्रूज परिदृश्यों के माध्यम से चल सकते हैं, प्रवेश, अवतरण और लैंडिंग के माध्यम से चलें और निश्चित रूप से सतह संचालन। हम मिशन चरण के सभी विभिन्न हिस्सों के माध्यम से काम करते हैं और हम इसके लिए सभी परीक्षण सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भीतर करते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ इंटरेक्ट करता है और ठीक से काम करता है। मैंने स्कूल में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त की। जहां आप हैं उसका आनंद लें। आप जानते हैं, दूसरे शब्दों में उस पल में जिएं जिसमें आप हैं। हाई स्कूल में आप जानते हैं, इससे बहुत गंभीरता से न लें। मेरा मतलब है, जाहिर है गंभीर हो जाएं। आप जानते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करें। आप कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन इसका आनंद लें। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर आग जल रही है। भूमध्य सागर के ऊपर धूल के बादल थे। दोनों को नासा के व्यस्त मध्यम रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर द्वारा कैप्चर किया गया है। नासा के एकवा उपग्रह पर AMODIS ने उत्तरी और मध्य ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ क्षेत्रों में घने घास के माध्यम से जलती हुई आग यह छवि ली थी। आग ने लगभग 58,000 वर्ग मील भूमि को जला दिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे चरम आग के मौसमों में से एक साबित हो रहा है। नासा के टेरा उपग्रह से
इसके मॉडिस ने पूर्वी भूमध्य सागर में धूल के गुब्बारों की यह तस्वीर बनाई है जो साइप्रस द्वीप को घेर रही है। धूल इतनी दूर तक फैली हुई है कि यह तुर्की के दक्षिणी तटों और सीरिया के कुछ हिस्सों तक पहुंच रही है। हाल ही में देश भर के 37 शिक्षकों ने पाल्मडेल, कैलिफोर्निया में नासा के एयरबोर्न रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर एजुकेटर्स प्रोग्राम RS के हिस्से के रूप में 2-3 दिवसीय कार्यशालाओं में भाग लिया थी। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के 6ठी से 9वीं कक्षा के शिक्षकों के साथ साथ वर्तमान में मान्यता प्राप्त शिक्षक क्रेडेंशियलिंग पाठ्यक्रम में नामांकित कॉलेज छात्रों को लक्षित करता है। उन्होंने एयरबोर्न विज्ञान और उड़ान अनुसंधान में शामिल नासा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ काम और उनसे सुना। यह एक काले और सफेद छवि है जो यह कह रही है कि इस आवृत्ति बैंड पर यह कितना उज्जवल है। बस यह सिर्फ एक काले और सफेद छवि है जो कह रही है कि यहाँ उज्जवल है, यहाँ उज्जवल नहीं है। समूहों ने नासा के विज्ञान विमान का भी दौरा किया जिसमें ड्राइडन एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस फैसिलिटी में सोफी एयरबोर्न वेधशाला शामिल है और भूकंप निगरानी में सुधार के लिए एक उड़ान मिशन की योजना बनाने के लिए एक अभिनव शिक्षक छात्र चुनौती में भाग लिया था। कार्यक्रमों को आंशिक रूप से टाइटन फ्लाइट रिसर्च सेंटर के शिक्षा कार्यालय और जॉनसन स्पेस सेंटर में टीचिंग फ्रॉम स्पेस प्रोग्राम द्वारा प्रायोजित किया गया था। चलो उस छोटे से क्षेत्र में चलते हैं। हमें इसे खोजना होगा। कैलिफोर्निया के लेथरोप में यह अनोखा भूल भुलैया देशगर के तथाकथित फार्म्स में से एक जो नासा और मानव अंतरिक्ष उड़ान की 50वीं वर्षगांठ का सम्मान करता है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली किसी भी नासा केंद्र के पास नहीं है और इसलिए यहाँ एक गैर पारंपरिक तरीके से गैर पारंपरिक समुदायों तक पहुँचने में सक्षम होना हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। टेल ओसो परिवार द्वारा संचालित और नासा द्वारा प्रायोजित यह 20 एकड़ की भूल भुलैया एजेंसी के केपलर मिशन की खोजों और छवियों को प्रदर्शित करती है। केपलर पहला अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी के आकार के ग्रहों को रहने योग्य क्षेत्र में या उसके पास खोजने में सक्षम है, जो एक ग्रह प्रणाली में जीवन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आगंतुकों को एक हवाई रस्सी कोर्स, जिप लाइन सवारी और अधिक का भी अनुभव मिला। स्पेस फार्म 7 भूल भुलैया परियोजना अंतरिक्ष के रोमांच को भूल भुलैया से बाहर निकलने की जिज्ञासा के साथ जोड़ती है। यह एक ब्राजीलियाई फीड कॉर्न है। यह लगभग 10 फीट ऊंचा बढ़ता है और हम मकई लगाते हैं। हम बस एक बार ठोस रूप से मकई लगाते हैं और जब मई बहुत छोटी होती है तो उसे काटकर भूल भुलैया बनाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे 10 फीट होते हैं तो हम डंठल निकालते हैं, जो स्पष्ट रूप से नहीं होगा क्योंकि यह बहुत 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 कठिन होगा। और फिर जब हम मौसम के लिए समाप्त हो जाते हैं तो हम इसे जोतते हैं और इसे मवेशियों को खिलाते हैं। प्रत्येक फार्म ने उस क्षेत्र के विशेष नासा फील्ड सेंटर और एजेंसी में उसके योगदान को उजागर करने वाला एक थैंक यू फॉर वॉचिंग नासा एक्सप्लेन्ड हिंदी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।